जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास यूपी लेखपाल में 25 नंबर का आता है और उसी सब्जेक्ट को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग 48 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आज एक न्यू लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना से अपने वीडियो को ख़त्म किया था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि सभी को अपना खाता खुलवाना है, अन्यथा एक परिवार में कम से कम एक अकाउंट तो होना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी दूर दराज के गांव का ही व्यक्ति हो। ठीक है ना। तो वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना की। आप लोग नाम इसका देखिए क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना दोस्तों, कोई भी चीज़ आदर्श कब होती है? जैसे हम बोलते हैं ना कि यह तो हमारे आइडियल हैं, अर्थात वह व्यक्ति आपके लिए हर तरीके से ग्रेट होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से यदि कोई गांव हर तरीके से स्मार्ट हो, सारी सुविधाएं वहाँ पे हो, वहाँ पे स्वच्छता हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, अच्छे भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ पे स्कूल खुला हुआ है जो कि प्राइमरी स्कूल होता है, तो उसको हम आदर्श बोलेंगे। तो दोस्तों, इस योजना के तहत एक संकल्पना की गई थी कि प्रत्येक सांसद जो हैं वह एक ग्राम पंचायत को, एक गांव को गोद लेंगे और उसको आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में डेवलप करेंगे कि सारी मूलभूत सुविधाओं को वह उपलब्ध करवाएंगे जो कि एक अच्छे गांव में होना चाहिए। ठीक है ना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर सन 2014 को लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, जेपी नारायण, ठीक है ना, के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गाँव का समग्र विकास करना, गाँव का काफ़ी अच्छे तरीके से विकास करना, जो भी सुविधाएं गाँव में चाहिए उसको उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को आदर्श ग्राम बनाने होंगे। इसमें दोस्तों तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि 11 अक्टूबर सन 2014 को लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि गाँव को विकसित करना। भारत की जो 70-80% आबादी गाँव में रहती है, उसका एक समग्र विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है ना, तो उनको एक गांव जो होगा उसको गोद लेना होगा और उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम अगली योजना देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वह 25 सितंबर सन 2014 को ग्रामीण तथा शहरी गरीबी के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कि केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 25 सितंबर सन 2014 को हुई थी। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण तथा शहरी, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो वहाँ पे गरीब है, जो गरीबी है, उसको कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का। ठीक है। इसमें दोस्तों और क्या था, योजना के अंतर्गत कौशल विकास, यानी कि जो एजुकेट बच्चे हैं उनके अंदर एक कौशल का विकास करना, कुछ उनको सिखाना कि वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें या फिर सोर्स ऑफ इनकम जो है, आय के साधन को बना सकें। ठीक है ना। अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी की संख्या में कमी लाने का प्रावधान था। इस योजना का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कौशल विकास करना, कि जो हमारे आज के युवा हैं उनमें कुछ कौशल सिखाना कि वह अपनी आजीविका के लिए, यानी कि अपने रहन सहन, अपने खान पान के लिए कुछ आय अर्जित कर सकें, कुछ कमा सकें, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ सिखाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चाहे वो व्यक्ति गांव का हो, चाहे वो व्यक्ति शहर का हो। ठीक है ना। आजीविका के साधन को उसके लिए उपलब्ध करवाना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है,
जो पानी पीने की समस्या है वो काफ़ी विकट हो गई। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में पानी की इतनी विकट समस्या हो गई है कि पूछिए मत। वहाँ पर लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और हमारा बुंदेलखंड तो आपको पता ही है कि वहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है, सरकारें प्रयास कर रही हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष सन 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जो राष्ट्रीय पेयजल मंत्रालय है, गजेंद्र शेखावत उसके कैबिनेट मंत्री हैं इस समय। यदि मैं कैबिनेट मंत्री की बात करूं तो गजेंद्र शेखावत हैं, ठीक है ना, जो कि जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय कि जो कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र शेखावत हैं। और उत्तर प्रदेश के जो उसके मंत्री हैं वह स्वतंत्र देव सिंह हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले इसमें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का जो एक प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे गांव में कोने कोने तक, चाहे वो बिल्कुल ही प्रदेश का अंतिम जिला हो या फिर देश का अंतिम जिला हो, वहाँ पर साफ पानी मुहैया करवाना, पानी पीने योग्य मुहैया करवाना। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि आप कहीं भी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे आजकल आरओ का सिस्टम चल रहा है। आरओ की बॉटलें आपके घर में आती हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो तुरंत बिस्लरी का बॉटल आप खरीद लेते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं कि पानी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी एक समस्याओं में से एक है कि स्वच्छ पानी की समस्या, ठीक है ना। हैंड पाइप में से पानी निकालते हैं, गंदा पानी आता है, कहीं पे स्मेल आती है, कहीं पर जो पानी होता है काफ़ी मोटा होता है, अर्थात कि जो उसकी श्यानता होती है काफ़ी अधिक होती है, अर्थात पीने योग्य नहीं होती, वह दूषित पानी होता है। तो गाँव तक एक स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख सकते हैं। यह सन 2013 में इस मंत्रालय की शुरुआत हुई थी। गजेंद्र शेखावत इसके कैबिनेट मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं। इस समय जो गांव में एक मिशन चल रहा है, हर घर नल जल योजना, कि प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की एक योजना काफ़ी इस समय फेमस हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं किस प्रकार से योजना चल रही है, कब उसकी शुरुआत हुई थी, कब वो ख़त्म होगा, ठीक है ना, और उसमें कैसे लोगों के घर तक नल से पानी पहुँचाया जाएगा, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका का मतलब क्या होता है कि कमाने, यानी कि आय करना, कुछ इनकम करना, उसके लिए एक मिशन की शुरुआत करना। इस मिशन की शुरुआत वर्ष सन 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हुई थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं इसमें। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों, दोस्तों गाँव में क्या होता है कि कुछ लोग का ग्रुप बना के एक सहायता समूह चलता है, वहाँ पर आपको ऋण वीण भी मिलता है। ख़ास तौर पर महिलाएं उसकी मेंबर्स होती हैं, ठीक है ना। फेडरेशन के रूप में गठित करके उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और 29 मार्च सन 2016 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। दोस्तों सबसे पहले इस योजना का जो शुरुआत हुआ था वह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुआ था। और इसके अंतर्गत काम क्या होता था कि जो स्वयं सहायता समूह होती हैं, एक महिलाओं का या फिर पुरुषों का समूह होता है कि उसमें मिल के लोग काम करते हैं, जिससे कि रोजगार उनको मिलता है, काम करने के साधन मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद 29 मार्च सन 2016 को, आपको पता ही है हमारे देश में सरकार बदली तो नाम खूब बदलते हैं, तो फिर उसको बदल के अब इसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं साक्षर भारत मिशन। दोस्तों साक्षर का मतलब क्या होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, असाक्षर का मतलब कि अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप जिसे हम बोलते हैं। तो इस मिशन से कैसे भारत की जो साक्षरता है, जो एजुकेशन है, कैसे उसको बढ़ावा जाए,
यानी कि गांव-गांव तक, जंगल तक जो व्यक्ति रह रहे हैं कैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए उसके बारे में इसमें बातें बोली गई हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके 8 दिसंबर सन 2009 को इसकी शुरुआत हुई। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि आपको नाम में भी दिख रहा है, साक्षर भारत मिशन, यानी कि भारत को साक्षर बनाना है, भारत को पढ़ा लिखा बनाना है, अनपढ़ों की संख्या भारत में ना रहे। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। दोस्तों, साक्षर भारत मिशन का जो एक मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में पुरुषों से अधिक महिलाएं असाक्षर हैं, अर्थात महिलाओं की जो पढ़ाई लिखाई की एक ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम होती है। ख़ास तौर पे गाँव में महिलाएं कम ही पढ़ती हैं, या फिर गांव की जो गर्ल्स होती हैं वो तो स्कूल जाती नहीं, या फिर जाती भी हैं तो तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास तक पढ़ के अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर देती हैं। तो वो जो एक गैप बनता जा रहा है कि पुरुष अधिक पढ़ रहे हैं, महिलाएं कम पढ़ रही हैं, उस गैप को दूर करने के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 दिसंबर सन 2009 को हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? लिंग असमानता को दूर करना, अर्थात महिलाओं और पुरुषों में जो एक असमानता है पढ़ाई लिखाई की, कि पुरुष अधिक पढ़ते हैं महिलाएं कम पढ़ती हैं, ऐसी एक सामाजिक सोच भारत के गांव में आज भी काफ़ी व्यापक स्तर पर देखी जाती है। उस असमानता को दूर करने के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 दिसंबर सन 2009 को हुई थी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं। इसमें 85% लाभार्थी महिलाएं, कुल लक्ष्य का 50% अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित किया गया है। और दोस्तों, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का इसमें व्यवस्था है, और जितनी भी सीटें इसमें आरक्षित होंगी उनमें से 50% जो सीट होगी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए या आरक्षित होंगी, या फिर अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनके लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आरक्षण देकर महिलाओं की जो असमानता है, जो कि पढ़ाई लिखाई में असमानता है कि महिलाएं कम पढ़ती हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह भी पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित एक योजना है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2009 में हुई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2009 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत मार्च सन 2009 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य एक निश्चित दूरी पर, जैसे होता है ना कि एक माध्यमिक विद्यालय 1 किलोमीटर दूर पे है तो दूसरा ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर दूर पे हो, तो कितनी दूर पे जो माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए वह कितनी डिस्टेंस में होने चाहिए, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में 5 वर्ष के भीतर 75% नामांकन सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और अशक्तता अवरोधों को दूर करना। अर्थात इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो मार्च सन 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, कि एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय को खोलना, अर्थात कि एक वहाँ पर टारगेट बनाया जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत में या फिर क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या जितनी होगी उतनी दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा, और उसमें जो भी एडमिशन की प्रोसेस हैं, चाहे वो जो भी शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करना, एक समाज को पॉजिटिव निर्देश देना, ठीक है ना, इन सब बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। यह ऊर्जा से संबंधित है, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी देने से इस योजना का संबंध है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, की शुरुआत 4 अप्रैल सन 2005 को देश के सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। खैर, अब इसका तो कोई विशेष महत्व तो बचा नहीं है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि भारत के प्रत्येक गांव में लाइट पहुंच गई है। भले सो कितने घंटे आती है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट तार बिजली का वहाँ पे पहुँच गया है। तो दोस्तों, सन 2005 में 4 अप्रैल सन 2005 में सन 2004 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, तभी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत हुई थी। इसका जो मुख्य लक्ष्य था कि भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाना। ठीक है ना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुटीर ज्योति योजना की। दोस्तों, इसमें क्या होता है? कुटीर का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना।
तो ज्योति योजना के बारे में देखते हैं। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1988 से 89 में हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का अर्थ यह कतई नहीं हुआ कि आपको बिजली फ्री में मिलेगी। आपको हर महीने जो भी बिजली आएगी, जो भी आपका पैसा आएगा, जो भी आपका मीटर गिरेगा या फिर जैसी भी व्यवस्था होगी वो आपको भरना पड़ेगा। बस आपको बिजली कनेक्शन यानी कि कनेक्शन का जो चार्ज होता है कि पहली बार आपके घर में बिजली लग रही है वह निःशुल्क होगा, ठीक है ना। यह विद्युत उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना, कुटीर का मतलब कि जो छोटे छोटे गांव हैं। अब बात कब की हो रही है 1988 और 89 की, तो उसमें गाँव भी काफ़ी छोटे हुआ करते थे और सड़कें भी काफ़ी दुर्गम हुआ करती थी। तो कुटीर ज्योति योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि गांव के लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करना कि पहली बार उनके घर में लाइट एटलीस्ट चली जाए। यह योजना वर्ष सन 2013 से पूरी तरह बंद हो गई है और वर्तमान में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ही विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। दोस्तों इसका भी नाम देखिए बदल गया है। अब भी दीनदयाल उपाध्याय जी इस समय काफ़ी फेमस हैं, हर योजना इन्हीं के नाम पे चल रही है, ठीक है ना। यदि कुछ समझ में ना आए और इनका नाम दिख जाए तो इसी को ठोक देना। बात समझ में आई? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन यदि आपको कुछ नहीं पता है तो इनके सही होने के काफ़ी अधिक चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी अधिक योजनाओं में इनके नाम आ रहा है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य योजनाएं। स्वास्थ्य के सेक्टर में भारत सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा, मैं चाहे भारत सरकार बोलूँ मैं चाहे केंद्र सरकार बोलूँ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है ना। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो आयुष्मान सहकार योजना, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा, आयुष्मान योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वह आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान नाम सुन के यह मत लगा देना अनुमान कि इसकी शुरुआत जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने की होगी, ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर रखी होगी। हम यहाँ पर आयुष्मान सहकार योजना की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने की थी। इस योजना के अंतर्गत भारत की शीर्ष स्वायत्त वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC घरेलू सहकारी संस्थानों के साथ इस योजना पर कार्य करेगी और इस योजना का उद्देश्य किसानी व खेती बाड़ी पर निर्भर ग्रामीणों को अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। आप लोग ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना जो है वो अलग है और आयुष्मान सहकार योजना अलग है। सहकार से आप लोग इसमें अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। इसका अर्थ क्या है कि आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने की थी, तो बात भी यहाँ पर कृषकों की ही होगी। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो लोग हमारे देश में खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, किसानी का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी व सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना। सस्ती का मतलब ऐसा नहीं खराब दवाएं उनको दे दो, अच्छी व सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान। यह तो काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, ठीक है ना। स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों के पश्चात जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन पहली बार लॉन्च किया था तो काफ़ी इसे सराहना मिली थी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। लोगों के अंदर स्वच्छता की जागरूकता पैदा हुई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों के पश्चात इसे बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान पहला चरण का शुरुआत हुआ था, ऐसा माना जाता है कि शहरों में उसका प्रभाव गाँवों की अपेक्षा काफ़ी अधिक था, ठीक है ना। तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए कई लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकल ना जाएं कि स्वच्छता हमें कंटिन्यूसली उसको जारी रखना है। तो इसके लिए चरण 2 की यहाँ पे शुरुआत हुई और चरण 2 का जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीणों पे फोकस करना है कि गाँव में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। जैसा कि आपको पता ही है कि डिलीवरी होते समय काफ़ी मौतें होती हैं भारत में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक योजना बनाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 10 अक्टूबर सन 2009 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन
या फिर सुमन योजना की शुरुआत की थी? आपसे पूछ दे कि सुमन योजना का संबंध किससे है, तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की सरकार आपको आश्वासन देती है सुरक्षित मातृत्व की, ठीक है ना, कि डिलीवरी के समय मौत नहीं होगी, इतनी हॉस्पिटलिटी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसके बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 10 अक्टूबर सन 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या फिर सुमन योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान हुई थी। देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये चीज़ें आपके लिए फेमस है। एक तो डेट इसका 10 अक्टूबर सन 2019 को कौन सी योजना शुरुआत हुई? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या फिर सुमन योजना। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो माताएं होती हैं और जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, इनकी मृत्यु में कमी लाना, ठीक है ना, कि हॉस्पिटलिटी सुविधा इतनी अच्छे से उपलब्ध करवाना कि इनकी डेथ पैदा होते समय ना तो माता की डेथ हो ना तो बच्चे की डेथ हो, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी सराहना काफ़ी हुई है। यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर सन 2018 को झारखंड के रांची से की थी। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सराहना है WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी इसकी सराहना कर रखी है। यह काफ़ी अच्छा है। गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा इसमें मिलती है जिनका कार्ड बना होता है, शायद आप लोग को पता भी हो। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर सन 2018 को झारखंड के रांची शहर से हुई थी। इस योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। दोस्तों इस कार्ड के तहत ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको सुविधा मिलेगी। कुछ प्राइवेट भी हॉस्पिटल हैं जो कि गवर्नमेंट से टाई अप हैं, तो उस कार्ड को दिखा के आपको 5 लाख तक की सुविधा स्वास्थ्य में सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। उसको आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, जो कि सेकेंड स्टार्ट हुआ है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर सन 2014 को हुई थी, गांधी जयंती के दिन में, जिसे गांधी जयंती की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष सन 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी और इसका लक्ष्य था कि इस अभियान को सन 2019 तक यह अभियान कंप्लीट हो जाएगा। इस मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता यानी कि गांव में स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति करना अर्थात घर घर और शौचालय बनवाना, घर गांव और देश में स्वच्छता को जीवन शैली के अंग बनाने पर बल देना। सबसे स्पष्ट बात इसमें क्या है दोस्तों कि गांव गांव को स्वच्छ रखना और जो शौचालय है वह खुले में ना होना। आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि शौचालय जो है वह घर घर बन गया है, गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रत्येक घर में यह बन गया होगा, ठीक है ना, आप लोग को अधिक जानकारी होगी। और देश में स्वच्छता को जैसे कि जीवन शैली होती है ना, पर डे खाना पीना, कपड़े पहनना, सांस लेना, उस तरीके से अपनी जीवन शैली में स्वच्छता को भी स्थान देना कि हम स्वच्छता से रहेंगे, ठीक है ना। दोस्तों जो देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है उसको इंदौर को माना गया है। इंदौर को प्रथम स्थान मिला है देश के सबसे स्वच्छ शहरों में, यह मध्य प्रदेश में है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की, ठीक है ना। इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 जनवरी सन 2014 को हुई थी। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को टारगेट करता है। इस कार्यक्रम का मूल सिद्धांत वयस्क भागीदारी एवं नेतृत्व समानता एवं समावेशन तथा अन्य क्षेत्रों एवं हितधारकों की राजनीतिक भागीदारी। दोस्तों इसमें क्या है कि पॉलिटिशियन बनाने की बात है कि कैसे जो आज के युवा हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हों और उसके बारे में सीखें। यहाँ कोई विशेष नहीं है, ठीक है ना, वो तो आप लोगों के अंदर वैसे भी है, इसके बारे में आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, ठीक है ना। यह क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दोस्तों यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जहां भी आपको ऐसा शब्द दिख जाए कि केंद्र प्रायोजित, अर्थात
केंद्र सरकार द्वारा उसको फंड मिला है, उसको पैसा मिला है इस योजना को संचालित करने के लिए, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्य करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा इस योजना को सिद्ध किया जा रहा है, इसके तहत कार्य किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत दोस्तों 1 जनवरी सन 2017 को देश भर की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए हुआ था। आपने यहाँ इसका नाम भी देखा था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अर्थात माता की सेवा, मातृ वंदना, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी सन 2017 को हुई थी। और देश भर में जो गर्भवती महिलाएं हैं, अर्थात जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान करना, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और हानि की क्षतिपूर्ति हो सके, ठीक है ना। कि उनके खान पान को उनके खान पान को इम्प्रूव करने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने की इस योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि हमने केंद्र सरकार की योजनाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसका एक लेक्चर और बाकी है, जहाँ पर हम केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।